गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चेक बाउंस केसेस में दी जाने वाली स्टैट्यूटरी डिमांड नोटिस की ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास बाइलिंगुअल होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी। ड्राफ्टिंग के बारे में विस्तार से पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस नोटिस की इंपॉर्टेंस क्या है। एंड फॉर दैट पर्पज वी नीड टू गो टू द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 138 of the NI Act. As we all know, that section 138 deals with the offense of dishonor of check for insufficiency of funds, and it also prescribes punishment in respect of that offense. As per the proviso of section 138, nothing contained in this section shall apply unless these three conditions are satisfied. So, what are the implications of this proviso? इस प्रोविजो के क्या इम्प्लीकेशंस हैं? इम्प्लीकेशंस ये हैं, माने ये हैं कि अगर इस प्रोवाइजो के सारे कंडीशंस एक साथ फुलफिल नहीं हुए तो कंप्लेनेंट के फेवर में कंप्लेंट फाइल करने का राइट अक्रू ही नहीं होगा। द राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 will not arise at all if these three conditions as laid down in the proviso are satisfied. प्रोविजो को हम परंतुक भी कहते हैं। तो इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इट इन हिंदी, अगर हिंदी में मुझे इसकी व्याख्या करनी हो तो जब तक कि धारा 138 के परंतुक की सारी शर्तें पूरी नहीं होंगी, धारा 138 लागू ही नहीं होगी। बिकॉज द प्रोविजो सेज दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस दीज थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। And one of those conditions is that the payee or the holder in due course makes a demand by giving a notice in writing. तो अगर ये नोटिस नहीं दी जाएगी तो the right to institute a complaint under section 138 will not arise. If this notice is not given by the complainant to the drawer of check, his right to file a complaint will not arise at all. If I have to explain it in Hindi, अगर मुझे इसकी व्याख्या हिंदी में करनी हो तो परिवादी के पक्ष में परिवाद संस्थित करने का अधिकार उत्पन्न ही नहीं होगा अगर वो नोटिस नहीं देता है तो। इसीलिए नोटिस दिया जाना बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स गो टू द ड्राफ्टिंग पोर्शन ऑफ दिस क्लास, और उसके लिए एक बार हम अपने ड्राफ्ट पे चलते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेक्शन 138 प्रोवाइड्स दैट नोटिस मस्ट बी गिवन, बट नोटिस बाय whom इट हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 138। नोटिस तो दी जानी चाहिए लेकिन किसके द्वारा ये स्पेसिफाइड नहीं है। तो द इंप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोविजन इज दैट notice can either be given by complainant himself or it can either be given by advocate of complainant. आज की इस क्लास में हम नोटिस बाय एन एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल, हम इसकी बात कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के बिहाफ पे, किसी इंडिविजुअल के बिहाफ पे एडवोकेट द्वारा दी गई नोटिस की ड्राफ्टिंग पर चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द नोटिस बाय एन एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि नोटिस दिस नोटिस इज कॉल्ड, एक मिनट, इस नोटिस को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी डिमांड नोटिस।
डिमांड नोटिस जो वर्ड है दैट हैज बीन एक्सेप्टेड इन हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो एज इट इज, उसी स्वरूप में ये हिंदी में भी स्वीकार कर लिया गया है। तो अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन करना हो तो वो होगा कानूनी डिमांड नोटिस। कानूनी डिमांड नोटिस को दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, जो थोड़ा एक लंबा फ्रेज हो सकता है, वो कहते हैं हम मांग की कानूनी सूचना। तो हिंदी में ये या तो इसको हम मांग की कानूनी सूचना कह लें, लेकिन जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि डिमांड नोटिस जो फ्रेज है दैट हैज बीन एक्सेप्टेड एज इट इज इन हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो, तो इट इज बेटर हम ये भी कह सकते हैं, या फिर हम इंटरचेंजेबली ये भी कह सकते हैं कानूनी डिमांड नोटिस। ये तो टर्मिनोलॉजी की बात हो गई। हिंदी में हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, किस टर्मिनोलॉजी का उपयोग करेंगे, ये मैंने क्लैरिफाई कर दिया सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। अब हम आगे बढ़ते हैं ड्राफ्टिंग के विषय में, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एडवोकेट की डिटेल रहेंगी, एज वी कैन सी दैट this is the detail of the advocate, his address, name and all, and this is the name and address of the drawer of check. अब हम इस नोटिस के सब्जेक्ट पे आते हैं। एवरी लीगल नोटिस हैज टू कंटेन सब्जेक्ट। ये आवश्यक है कि किसी भी कानूनी नोटिस में उसका विषय जरूर उल्लिखित हो, मेंशन्ड हो, एंड दैट सब्जेक्ट मस्ट बी प्रिसाइज, दैट सब्जेक्ट मस्ट बी क्लियर। तो let's read that subject. Notice under section 138B of the Negotiable Instrument Act in respect of dishonor of check number so and so, dated so and so, for rupees so and so, drawn on such and such bank under instruction and authority from our client so and so. तो सब्जेक्ट की कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहले तो ये सब्जेक्ट ये बताता है कि किस प्रोविजन में हम ये नोटिस दे रहे हैं। तो प्रोविजन क्या है? सेक्शन 138B। दूसरा कि किसके इंस्ट्रक्शन पे दिया जा रहा है, तो इट इज बीइंग गिवन अंडर द instruction and authority of the client of this advocate. Client of this advocate is the deemed complainant, is either holder in due course or payee of the check. और किस लिए दिया जा रहा है? For dishonor of check. और उस चेक की डिटेल्स क्या हैं? तो चेक की डिटेल्स, इतनी डिटेल्स जरूर दी जानी चाहिए कि जिससे वो चेक इजीली आइडेंटिफिएबल हो जाए, आसानी से उसको पहचाना जा सके। इतनी सारी डिटेल्स जरूर इस सब्जेक्ट में दी जानी चाहिए। वो डिटेल क्या होंगी? उस चेक का नंबर होगा, उस चेक की डेट होगी, उस चेक का अमाउंट होगा, और किस बैंक पे वो ड्रॉ किया गया है ये भी होगा। तो अ नोटिस हैज टू बी प्रिसाइज, इट हैज टू बी क्लियर, एंड इट हैज टू कंटेन ऑल दीज 3 एलिमेंट्स। वो प्रोविजन को कंटेन करेगा, चेक की डिटेल को कंटेन करेगा, और किसके इंस्ट्रक्शन पे दिया जा रहा है ये भी बताएगा। अब अगर हम नोटिस के स्ट्रक्चर की बात करें, नोटिस के स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, अच्छा अगर हम इसको हिंदी में भी देखें तो सिमिलर
सिमिलर फ्रेजोलॉजी है, सिमिलर स्ट्रक्चर है. इफ आई हैव टू रीड इट इन हिंदी, अपने मुवक्किल श्री सो एंड सो पुत्र सी एंड सो एंड सो के निर्देश तथा प्राधिकार के अधीन अंडर द इंस्ट्रक्शन एंड अथॉरिटी ऑफ माय क्लाइंट, इस शाखा पर निर्मित चेक संख्या, चेक की संख्या ये है, किस दिनांक को वो ड्रॉ किया गया था वो ये है, और उसका क्या अमाउंट है वो ये है. तो किस बैंक पे ड्रॉ किया गया, उसकी चेक संख्या क्या है, उस चेक की चेक संख्या क्या है, किस दिनांक को वो ड्रॉ किया गया, उस चेक का व्हाट इज द डेट ऑफ दैट चेक, और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दैट चेक, दैट हैज टू बी स्पेसिफाइड इन द सब्जेक्ट ऑफ दिस नोटिस. ये इंग्लिश और हिंदी में सेम है, बस हमें भाषाई अंतर का ध्यान रखना है. वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन टर्मिनोलॉजिकल डिफरेंस. अगर हम इस नोटिस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो देयर आर मल्टीपल पैराज इन दिस नोटिस, बट दीज पैराग्राफ्स कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. कुछ पैराज ऐसे होंगे जिनसे ये पता चलेगा कि ऐसी क्या सर्कमस्टांसेस थी, ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिनमें होल्डर ऑफ चेक को ड्रॉअर ऑफ चेक से वो चेक लेना पड़ा. What were the circumstances under which the complainant had to take a check from the drawer of that check? तो यहाँ पे मोस्टली अगर कोई कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है तो किन परिस्थितियों में वो चेक लिया गया, इट कैन बी स्पेसिफाइड. That if I have to read it, that are aforesaid client in dealing in the wholesale business and you have been purchasing the goods on credit from our client time to time. So this is the background, this is the backdrop of events which have led to the receiving of check, to the receipt of check by the complainant from the drawer of check. अब ये 2 पैराग्राफ्स या कुछ देयर में भी सर्टेन पैराग्राफ्स, कुछ पैराग्राफ्स होंगे जिसमें वी हैव टू सेट द बैकड्रॉप ऑफ इवेंट्स. तो अब हमारे इस ड्राफ्ट में दीज आर द 2 पैराग्राफ्स, और उसमें ये भी बताया गया कि भाई ये देखिए फुल और पार्ट सेटलमेंट ऑफ पेंडिंग बिल्स के लिए हमारे क्लाइंट ने ये चेक लिया जिसका ये चेक नंबर था, जिसका ये डेट था और ये अमाउंट था, और इस बैंक पे ड्रॉ किया गया था. तो अगेन so much of details of the check have to be given as would help in easy identification of that check. इतनी डिटेल्स जरूर दे देनी चाहिए either in any of the paragraphs or in the subject of the notice कि उन डिटेल से चेक इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, आसानी से पहचाना जा सके. अब उसके बाद अगर हम आते हैं तो पहला पार्ट जो ये था कि व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच दैट चेक वाज गिवन. दूसरा पार्ट ये होगा कि जब चेक ले लिया गया तो वाज इट डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर एनकैशमेंट. यस, इट वाज डिपॉजिटेड. ये पैरा 3 में प्रिस्क्राइब्ड है. पैरा 3 में ये लिखा गया है कि द चेक वाज डिपॉजिटेड विद द बैंक एंड इट वाज डिसऑनर्ड, इट वाज रिटर्न्ड अनपेड. एंड व्हाट वर द कमेंट्स? कमेंट वाज insufficiency of funds. So it was dishonored due to insufficiency of funds in the account of the drawer of check. So this creates a prima facie offense under section 138. So similarly अगर हम हिंदी में देखें यह कि उक्त चेक हमारे मुवक्किल ने दिनांक सो एंड सो को भुगतान के लिए बैंक के पास जमा किए थे, तथापि हमें खेद है
कि उक्त चेक आपके खाते में आपके बैंककार द्वारा इस टिप्पणी लेखीवाल को निर्देश निधि की अपर्याप्तता सहित असंदत्त वापस कर दिया गया। असंदत्त वापस कर दिया गया, रिटर्न अनपेड। अक्सर ऐसा होता है कि जब चेक एक बार बाउंस हो जाता है, चेक एक बार डिसऑनर हो जाता है, तो जो पेई ऑफ चेक होता है या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक मेक्स अ डिमांड अगेन, ही holds a conversation with the drawer of check, and mostly in most of the cases drawer of check requests him to present the check for encashment again and again. तो अब इस केस में अगर देखा जाए, mostly in most of the cases this is the scenario. That is why this is the paragraph in which it has been specified कि दोबारा चेक को इनकैशमेंट के लिए बैंक में जमा किया गया, बट नथिंग चेंज्ड एंड it was dishonored again. Now these facts altogether reflect that the drawer of check mischievously and intentionally issued the check with ulterior design. किसी के भी कंडक्ट से हम उसकी इंटेंशंस का पता करेंगे। तो ये सारा कंडक्ट ऐसा है जो ये